युद्ध शुरू होने से 3 दिन पहले ईरान ने कहा था कि उनकी मिसाइलें सिर्फ 2000 किलोमीटर या करीब 1200 मील तक पहुंच सकती है। कल उन्होंने एक अमेरिकी ब्रिटिश बेस पर मिसाइलें दागी जो लगभग 4000 किलोमीटर या 2500 मील दूर था। इसका मतलब है कि ईरान अपनी क्षमताओं के बारे में अब तक झूठ बोल रहा था और अब हमें ठीक ठीक पता चल गया है कि वे कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ और जानकारी दी गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हिंद महासागर में अमेरिकी ब्रिटिश बेस डिएगो गार्सिया पर 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। सौभाग्य से एक मिसाइल उड़ान के दौरान फेल हो गई और दूसरी या तो इंटरसेप्ट कर ली गई या वह भी फेल हो गई। हमें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि किसी को चोट नहीं आई। असल में कुछ भी निशाना नहीं बना, लेकिन इसके बावजूद इस हमले के बहुत बड़े परिणाम हैं और यही वजह है कि यह इतना महत्वपूर्ण है। देखिए, डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में एक द्वीप है जो ईरान से लगभग 2500 मील यानी करीब 4000 किलोमीटर दूर है। अगर ईरान के पास इस बेस तक पहुंचने वाली मिसाइलें हैं तो युद्ध की तस्वीर बदल जाएगी। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले जब ईरान अमेरिका से बात कर रहा था, ईरानी विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से एक बात कही थी जो अब झूठ साबित हुई है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 2000 किमी से ज्यादा रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं हैं और ईरान यह बात पहले से सार्वजनिक करता आया है। ईरान ने कहा था कि सर्वोच्च नेता ने सेना को 2000 मील से ज्यादा दूरी की मिसाइल बनाने से मना किया था। इसी कारण ईरान यूरोपीय देशों या अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। अब उस बयान के 3 हफ्ते बाद वे 4000 किलोमीटर तक पहुंचने वाली मिसाइलें लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ गणना करें तो इसका मतलब है कि रोम, पेरिस, बर्लिन, ओस्लो, यहाँ तक कि वारसो जैसे शहर भी ईरान की पहुंच में हैं। ईरान ने अपनी क्षमताओं पर दुनिया से झूठ बोला और बुरी नीयत से बातचीत की और यह दूसरा कारण है कि यह स्थिति इतनी जटिल क्यों है। आज रिपोर्ट्स आई कि यूके अब अमेरिका को आक्रामक हमलों के लिए ब्रिटिश ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देगा। ईरान की होर्मुज जलमरू मध्य गतिविधियों के कारण अमेरिका इन ठिकानों से ईरान के मिसाइल भंडार व लॉन्चरों पर हमला कर सकता है। कई लोगों ने माना कि ईरान अब डिएगो गार्सिया में यूके अमेरिका के ठिकाने को निशाना बना रहा है, लेकिन सोचिए क्या, ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने अभी अभी एक बयान जारी किया है जिसने उस पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने डिएगो गार्सिया को हाल ही में निशाना बनाने की कोशिश की थी, कल नहीं। तो इसका मतलब है कि ईरानी हमला वास्तव में उस समय हुआ था जब यूके ने अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला नहीं किया था। और इसका मतलब है कि यह बहुत संभव है कि ईरानी हमले के कारण ही यूनाइटेड किंगडम ने वह फैसला लिया जो उन्होंने कल लिया था। ईरान की आक्रामकता और देशों को उनके खिलाफ युद्ध में ला रही है। अगर ईरान के पास यूरोपीय शहरों पर हमला करने की क्षमता है तो इस अभियान को शुरू करने का स्पष्ट कारण है। ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को लेकर जिससे वह यूरोपीय शहरों पर हमला कर सकता है झूठ बोल रहा था। अब इसका मतलब ये भी है कि प्रशासन पर इस अभियान को जल्दबाजी में या आप जानते हैं जल्दी में शुरू करने के लिए और अधिक दोष होना चाहिए। मेरा मतलब ये है, अगर हमारे पास वास्तव में ऐसी खुफिया जानकारी थी जो दिखाती थी कि ईरान के पास सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई क्षमताओं से कहीं अधिक क्षमताएं हैं, तो हमें वास्तव में यह जानकारी यूरोपीय देशों के साथ साझा करनी चाहिए थी, क्योंकि तब हमारे पास बड़ा गठबंधन होता और ज्यादा यूरोपीय देश हमारे साथ होते। इस सैन्य अभियान, इस युद्ध के संदर्भ में अगर उन्हें ईरान की असली सैन्य क्षमताओं के बारे में पता होता। अब ईरानी दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा लगता है कि देश के खिलाफ गठबंधन हर दिन बढ़ता जा रहा है। आज सुबह ही 22 देशों ने एक साथ मिलकर निंदा जारी की और इस सूची में वास्तव में खाड़ी देशों जैसे यूएई और बहरीन भी शामिल हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई और बहरीन पहले खाड़ी देश है जिन्होंने होर्मुज जलमरू मध्य में ईरान की गतिविधियों की आधिकारिक रूप से निंदा की है। अब भी सऊदी अरब, कतर और ओमान शामिल नहीं हैं, लेकिन वे जल्दी शामिल हो सकते हैं। बस कल ही सऊदी अरब ने इस युद्ध में पहली बार आधिकारिक रूप से अपनी एयरबेस अमेरिकी सेना के लिए खोलने पर सहमति जताई है।
ताकि वे इसका इस्तेमाल ईरान के अंदर हमले करने के लिए कर सके। फिर से जोर देना जरूरी है कि ये पहली बार हो रहा है। अब तक सऊदी अरब पर हमले होते रहे। अब तक वे अमेरिकी सेना को अपने बेस और हवाई क्षेत्र का ईरान में अभियान के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे रहे थे, लेकिन अब ये बदल रहा है। इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि अब और भी खाड़ी देश ईरानी हमले पर अपनी प्रतिक्रिया बदल रहे हैं। एक पल के लिए इस पर सोचिए। मेरे लिए तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ईरान, सऊदी और कतर जैसे देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने अमेरिका को अपने बेस और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की कोई अनुमति नहीं दी थी। मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि इजराइल ने फारस की खाड़ी में ईरान के गैस क्षेत्र पर बमबारी की थी। जवाब में ईरान ने फारस की खाड़ी में कतर के गैस क्षेत्र पर बमबारी की, जो बिल्कुल समझ से बाहर है। कतर और इजराइल एक दूसरे से नफरत करते हैं, दोस्त नहीं हैं। अगर इजराइल ईरान के गैस क्षेत्र पर हमला करता है तो ईरान का कतर के गैस क्षेत्र पर हमला करना कैसे सही है? उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। मुझे लगा था कि ये सवाल पहले विश्व युद्ध में ही सुलझ गया था, जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने को बेल्जियम पर हमला किया। सबका कहना था कि जर्मनी को फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम जैसे तटस्थ देश पर हमला करने का हक नहीं था। यही पहले विश्व युद्ध की बड़ी सीख है ना? अब लोग कतर के तेल क्षेत्रों पर ईरान के हमले को सही ठहरा रहे हैं, जबकि इजराइल ईरानी तेल क्षेत्र पर हमला कर रहा है। मुझे लगता है कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि ये असल में जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ आतंकवाद है। वे बस यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई दर्द महसूस करे, यहाँ तक कि वे देश भी जो इजराइल के समर्थक नहीं है। लेकिन खैर, इस युद्ध में एक और बात है जो समझ में नहीं आती, और इस बार यह संयुक्त राज्य अमेरिका से आ रहा है। अमेरिका अब वास्तव में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटा रहा है ताकि तेल बाजार पर दबाव कम किया जा सके। ये बयान सीधे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से आया है। वह इसे एक अल्पकालिक समाधान के रूप में पेश करते हैं ताकि उन बाजारों को तेल उपलब्ध कराया जा सके जो संघर्ष कर रहे हैं। ये सिर्फ उस ईरानी तेल पर लागू है जो पहले से समुद्र में है। अब बेसेंट कहते हैं कि ईरान के लिए वास्तव में उस नकदी तक पहुंचना मुश्किल होगा जो कथित तौर पर इन बिक्री से मिल रही है। मुझे यह तर्क सही नहीं लगता। अगर ईरान पैसे नहीं ले सकता तो वे तेल क्यों बेचेंगे और प्रतिबंध हटने की चिंता क्यों करेंगे? और यहाँ हमारे पास और भी विवरण हैं जो इस फैसले को थोड़ा भ्रमित कर देते हैं, कम से कम अमेरिकी दर्शकों के लिए। एक्सियोस के अनुसार ईरान को इस प्रतिबंध राहत से लगभग 14 अरब डॉलर की आय होने की संभावना है, जिसे ट्रेजरी सेक्रेटरी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे ईरान को कोई फायदा नहीं होगा। असलियत में 14 अरब डॉलर एक ऐसे शासन के लिए बहुत बड़ा सहारा है जो युद्ध के बीच में है, और इन सब के ऊपर यह वास्तव में पहली बार होगा जब अमेरिका 1996 के बाद ईरानी तेल खरीदेगा। ये 30 साल में पहली बार है और ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान हो रहा है। तो यह कहना बहुत आसान है कि अमेरिका तकनीकी रूप से ईरानी तेल का समर्थन करके खुद के खिलाफ युद्ध को फंड कर रहा है। और अंत में हमारे पास कुछ सैन्य अपडेट्स हैं, और जैसा कि हमने पहले भी किया है, यहाँ सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का पूरा बयान है। सुनिए। नमस्ते, मैं एडमिरल ब्रैड कूपर, यूएस सेंट्रल कमांड का कमांडर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर चौथी अपडेट दे रहा हूँ। लड़ाई के 22वें दिन अमेरिकी बल लगातार साहसिक कार्रवाई कर रहे हैं और ईरान की अपनी सीमाओं के बाहर प्रभावशाली शक्ति दिखाने की क्षमता को समाप्त करने की योजना पर बने रहेंगे। 2 दिन पहले अमेरिकी सेना ने प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों से सेना के इतिहास की सबसे लंबी फील्ड आर्टिलरी स्ट्राइक की। इस हमले ने ईरानी सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया, जिससे अमेरिकी सेना की बेजोड़ पहुंच और घातक क्षमता का प्रदर्शन हुआ। पिछले 3 हफ्तों में ईरान ने अपनी महत्वपूर्ण युद्ध क्षमता खो दी है। हम ईरान की हजारों मिसाइलें, उन्नत हमलावर ड्रोन और पूरी नौसेना को नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें वे अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी में बाधा के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनकी नौसेना समुद्र में नहीं उतर रही है, उनके सामरिक लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं, और उन्होंने मिसाइल और ड्रोन को उसी तेजी से दागने की क्षमता खो दी है जैसी संघर्ष की शुरुआत में थी। हमारी प्रगति स्पष्ट है। अमेरिकी बलों ने ईरान के आसमान पर वायु श्रेष्ठता कायम रखी है और अब तक 8000 से ज़्यादा युद्ध उड़ानें भरी हैं। हमारे वायु दल हर मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। टैंकर, फाइटर, बॉम्बर,
जमीन और विमान वाहक पोत आधारित विमानन सभी बेहतरीन काम कर रहे हैं। टैंकर हमारी पहुंच बढ़ा रहे हैं ताकि हम दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखें। फाइटर और बॉमर हमारे मुख्य लक्ष्यों पर सटीक हमले कर रहे हैं। हमारे सभी पायलट्स भी सक्रिय रूप से खतरों की तलाश कर रहे हैं, वास्तविक समय में लक्ष्यों को ढूंढना और उन्हें समाप्त करना। अब तक हमने 8,000 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, जिनमें 130 ईरानी जहाज़ शामिल हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 हफ्तों में नौसेना का सबसे बड़ा सफाया है। मेरा संचालनात्मक मूल्यांकन यही है कि जैसे जैसे हमारे आक्रामक हमले बढ़ रहे हैं, ईरान की युद्ध क्षमता लगातार घटती जा रही है। जहां अमेरिकी बल मजबूत आक्रामक शक्ति बनाए हैं, वहीं मैं हमारे वायु रक्षकों को सराहना देना चाहता हूं, जिन्होंने ईरान के हमलों के खिलाफ समन्वित रक्षा की है। हमने अभी मध्य पूर्व में दुनिया की सबसे व्यापक वायु रक्षा छतरी बनाई है। ये हमारे सहयोगियों और साझेदारों के साथ वर्षों के निवेश का परिणाम है, जिससे हमने एक मजबूत और एकीकृत वायु मिसाइल रक्षा संरचना तैयार की है। मध्य पूर्व वायु रक्षा पर 1 दशक से अधिक समय से किताबें लिखी गई और अब ये पूरी तरह सक्रिय व प्रभावी है। विशेष रूप से हमारे खाड़ी साझेदारों ने हजारों ईरानी ड्रोन हमलों से रक्षा की, जो हमारी साझेदारी की ताकत का प्रमाण है, क्योंकि हम साथ काम कर रहे हैं। हम अभी भी होर्मुज़ जलडमरू मध्य के माध्यम से व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए ईरान के दशकों पुराने खतरे को समाप्त करने पर पूरी तरह केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, इसी हफ्ते की शुरुआत में हमने ईरान के तट के पास स्थित एक भूमिगत ठिकाने पर कई 5,000 पाउंड के बम गिराए। ईरानी शासन ने सुरक्षित भूमिगत ठिकाने में गुप्त रूप से एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और अन्य उपकरण रखे, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को जोखिम में डालते थे। हमने न केवल उस ठिकाने को नष्ट किया, बल्कि खुफिया समर्थन साइट्स और मिसाइल रेडार रिले भी तबाह कर दिए, जिनका इस्तेमाल जहाज़ों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। अब होर्मुज़ जलडमरू मध्य व आसपास नौवहन की स्वतंत्रता को धमकी देने की ईरान की क्षमता कमज़ोर हुई है और हम इन ठिकानों को निशाना बनाना बंद नहीं करेंगे। अभियान की शुरुआत में मैंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 50,000 से अधिक अमेरिकी पुरुष और महिला सैनिकों को पत्र भेजा था। मध्य पूर्व में तैनात सैनिकों के लिए मैं 3 बातें दोहराना चाहता हूँ। पहली, हमेशा घातक बने रहें, हमारी बढ़त है। दूसरी, एक बेहतरीन साथी बने, एक दूसरे का ख्याल रखें। और तीसरी, अपने संकल्प को मजबूत बनाए रखें। हम उन अमेरिकी नायकों के कंधों पर खड़े हैं, जिन्होंने दृढ़ता, साहस और सम्मान से सेवा की है। अपने प्रशिक्षण पर भरोसा रखें, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मुझे हमारे योद्धाओं पर गर्व है और अमेरिकी जनता भी यही महसूस करती है। धन्यवाद भगवान, आपकी रक्षा करें।